हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है वो दिसंबर मंथ के करंट अफेयर सीरीज चल रही है और इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अब हमारी बारी आती है क्या कवर करने की, इंडेक्सेस कमिटीज अवार्ड्स एंड ऑनर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात आती है इंडेक्सेस। जो भी इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट थे हमारे दिसंबर मंथ में, तो उसके पहले भी बात करते हैं। ये आता है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का क्या बेसिकली काम रहता है? इसका ये काम रहता है, ये पहली बात रिलीज कौन करता है? ईआईयू हमारी रिलीज करती है। ईआईयू क्या हो गया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये हमारे रिलीज करती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बताया जाता है कि एक सिटी में रहने की कॉस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है और कहाँ पे सबसे कम है। तो बेसिकली ये बात हुई जाती है। ठीक है, तो इसमें हम बात करें वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, यानी ऐसी सिटी जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, वो है हमारे सिंगापुर। ठीक है, इसका न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर। न्यूयॉर्क कहाँ हो गया हमारा? यूएस में हो गया, और सिंगापुर तो आपको पता ही है सिंगापुर में ही है। ठीक है, तो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में न्यूयॉर्क और सिंगापुर दो को ये पोजीशन मिल रखी है फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं हम मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। मैटरनल मतलब मम्मी या मदर, मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ। तो यानी इसका मतलब यह मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब यह है कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जब भी एक फीमेल चाइल्ड बर्थ देती है या फिर चाइल्ड बर्थ होता है, तो उस टाइम कई बार मदर की डेथ हो जाती है, तो वो कितना रेट है उसका बेसिकली। ठीक है, तो ये बताते हैं। ये कौन रिलीज करते हैं? रजिस्ट्रार्ड जर्नल ऑफ इंडिया रिलीज करते हैं। ठीक है, आसाम में जो है वो सबसे ज़्यादा एमएमआर है, यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, मतलब पर जो बर्थ है वहाँ पे फीमेल ज़्यादा डेथ होती है पर बर्थ पे। ठीक है, तो असम में, और सबसे कम का है केरला में। तो ये दोनों आपको फिगर याद होना चाहिए। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है? हमारे आसाम में, और सबसे ज़्यादा कम कहाँ है? हमारे केरला में। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी कमिटीज़। अच्छा, कमिटीज़ से मेरे को एक याद आया, एक गैस प्राइसिंग फॉर्मूला की एक कमिटी बनाई गई थी। ठीक है, गैस प्राइसिंग फॉर्मूला को एवेलुएट करने के लिए कमिटी बनाई गई थी। उसका नाम क्या था? कीर्ति पारिक कमेटी। कीर्ति पारिक कमेटी। ठीक है, मैंने कहा था पी से याद रखना, पी से प्राइसिंग, पी से हमारा गैस, कीर्ति पारिक। और पारिक से याद आया, आशा पारिक थी हमारी, आशा पारिक। इनको कौन सा अवार्ड मिला है रिसेंटली? इनको मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, हाँ, हम ये कमिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो एनएस विश्वनाथन कमेटी एक बनाई गई है। ये किसके लिए बनाई गई है? ये किसने बनाई है? सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई है, और हमारे किसके लिए बनाई है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इवेलुएट करने के लिए बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमें, आपने सबने सुना होगा MGNREGA, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं मनरेगा। तो इसमें बेसिकली काम क्या रहता है? इसका बेसिकली ये काम रहता है कि किसी भी पर्सन को अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उसको एम्प्लॉयड करना, उसको हम जॉब देंगे। अब जॉब ये किसी भी टाइप की होती है, जनरली रूरल इंडिया में फॉलो की जाती है। ठीक है, जैसे कोई अगर रूरल इंडिया में कोई नहर बन रही है तो वहाँ के लोकल्स जो होंगे उन्हीं को काम पे लगा दिया जाता है और उसके बदले उनको पैसे दिए जाते हैं। तो इसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई, अमरजीत सिन्हा कमेटी। ठीक है, तो याद रखना अमरजीत सिन्हा कमेटी किससे रिलेटेड है? मनरेगा से रिलेटेड है। अगर आपको याद आ रहा होगा, कोविड के टाइम क्या हुआ था कि जितने भी हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं वो अपने घर में चले गए थे। जैसे बिहार में जो भी लेबर्स होते हैं वो चले गए, यूपी में चले गए। तो वहाँ पे क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम मनरेगा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था कि इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी फार्मर्स और माइग्रेंट लेबरर्स की, ताकि वो कुछ अर्निंग कर पाएँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ। नेक्स्ट आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर।
ठीक है। अब रशिया यूक्रेन वॉर को ना 1 साल हो चुका है, 1 ईयर कंप्लीट, 1 ईयर कंप्लीटेड, और अभी भी इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, अभी भी लड़े ही जा रहे हैं ये दोनों, ठीक है। तो टाइम मैगजीन जो है उसने क्या किया है कि पर्सन ऑफ द ईयर होता है, पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर किसको दे दिया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को दे दिया है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए जो हमारे 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर हैं टाइम मैगजीन में, वो कौन है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोहिणी नायर प्राइज। ये किसको मिला है, ये मिला है सेथरिचम संगतम, ठीक है, इनको मिला है। और ये क्यों मिला है कि इन्होंने नागालैंड में जो फार्मर्स थी उनकी इनकम ट्रिपल करने में हेल्प करी थी, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अर्थशॉट प्राइज, अर्थशॉट प्राइज 2022। इसको इको ऑस्कर्स भी बोला जाता है। ये बेसिकली काफ़ी लोग को मिला है, इन पांचों को अर्थशॉट प्राइज मिला है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, जो इंडिया के होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में एक हमारा स्टार्टअप था खेती के नाम से, ठीक है, स्टार्टअप खेती के नाम से था, इनको हमारा इको ऑस्कर्स मिला है, ठीक है। ये हैं हमारे उसके फाउंडर, इनका मोटो है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है पेटा। पेटा आपको पता है क्या है, पेटा जो है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। कभी भी किसी एनिमल का अब्यूज़ होता है तो पेटा सबसे पहले सामने आता है कि कोई भी एनिमल अब्यूज़ को रोकने के लिए, ठीक है। तो पेटा का यही बेसिकली काम रहता है। तो पेटा का जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसको मिला है, सोनाक्षी सिन्हा को मिला है, सोनाक्षी सिन्हा, ठीक है। पेटा याद रखना, ये देख रहे हो आप खरगोश बन रखा है तो एनिमल से रिलेटेड है, और सोनाक्षी सिन्हा को पेटा को पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। अब टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, वो मिला है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो ना, चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट आते हैं हम साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ना, ये हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्लस 2 लैंग्वेजेस में भी दिया जाता है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, इंग्लिश नहीं है। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज प्लस कौन कौन सी हमारी, इंग्लिश प्लस राजस्थानी, ठीक है, इसमें दिया जाता है हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड। इन 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड, और इतने सारे लैंग्वेज में दिया जाता है तो इसके ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये विनर रहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो इंग्लिश हिंदी के लिए होता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं ये। तो अनुराधा रॉय को इंग्लिश लिटरेचर के लिए मिला है हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड, और बद्री नारायण को हिंदी लिटरेचर के लिए मिला है हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। जो ये बेसिकली थे 1954 में स्टैब्लिश किए गए थे, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स इनको देता है। फिर ये हमने बात कर ली 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, यानी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्लस हमारी इंग्लिश एंड राजस्थानी, और दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, ठीक है। ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, सबसे पहला कौन सा है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करी थी मोदी जी पे, जो मोदी अ क्वेश्चन करके ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री का नाम था। तो उसमें बेसिकली 2002 के जो गुजरात राइट्स हुए थे उनको दर्शाया गया था, तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में आ गई थी बीबीसी। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे फ्रॉड वगैरह के भी चार्जेस लगे बीबीसी में, तो इसलिए भी आजकल न्यूज़ में, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है, बेथ मेट को मिला है, और ये एक फुटबॉलर हैं, और ये एक पहली ऐसे फुटबॉलर हैं जिनको बीसीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ओके। नेक्स्ट आता है एसएस राजामौली। एसएस राजामौली जो है, इनको बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द अवार्ड मिला है, आरआरआर मूवी थी ना उसके लिए मिला है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल्स, ठीक है। और आरआरआर का जो नाटू नाटू सॉन्ग था,
नाटू नाटू सॉन्ग था, वो गोल्डन अवार्ड्स हुए थे, उसमें बेस्ट सॉन्ग का भी मिला था इनको, बेस्ट सॉन्ग। ठीक है, तो याद रखना। और इसमें जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड थे उसमें जो बेस्ट मूवी थी वो मिला था फेबलमैन्स को। और नाटू नाटू जो सॉन्ग है ये ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट हो रखा है। ऑस्कर्स को क्या बोलते हैं, एकेडमी अवार्ड्स बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा मिस अर्थ 2022। मिस अर्थ 2022 किसको मिला है, मिलेना सुईचोई। ठीक है, ये साउथ कोरिया की है और कहाँ पे हो रहा था, ये पूरा फंक्शन फिलीपींस में हो रहा था और साउथ कोरिया की मीना सुईचोई को मिस अर्थ का अवार्ड मिला है। ठीक है, मिस अर्थ का अवार्ड, नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब हमारे यूएस वगैरह की तो होंगी नहीं, तो जो ईस्टर्न नेशंस होते हैं हमारे, जैसे वियतनाम, चाइना वगैरह, तो उन्हीं में से होगी। और ये कहाँ पे है, हमारा साउथ कोरिया, याद रखना। ठीक है, अब एक हुआ था मिस यूनिवर्स, उसका अवार्ड यूएस के कौन सी पर्सनैलिटी को मिला, नाम आप बताएंगे। ठीक है, आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।